प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे आकृतियां तथा उनका विकास। उसमें अपन ने कल पढ़ा था बेटा जो बहते हुए जल के माध्यम से, किसके माध्यम से? बहते हुए जल के माध्यम से किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, तो वो अपन ने इसमें पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा, तो वो तो पढ़े थे अपन ने कौन से रूप? अपर धनात्मक आकृतियां। अपर धनात्मक आकृतियां किसकी पढ़ी थी अपन ने? जल के माध्यम से, यानी बहते हुए जल के माध्यम से किन किन आकृतियों का निर्माण होता है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था बेटा गार्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, समतल मैदानी क्षेत्र है, और भी अपन ने के नाम पढ़े थे, नदी विसर्प है, इन सब का अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे निक्षेपात्मक आकृतियां। इसके माध्यम से जल के माध्यम से, तो इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा, यानी कि भाई एक कंडीशन तो वो थी जो अपरदन के माध्यम से अपन की आकृतियों का निर्माण हो रहा था। आज अपन पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप, यानी निक्षेपण। से तो क्या होता है? अपरदन होता है, और जब कोई अपरदन होता है तो एक निश्चित जगह पर जाकर उसका क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। तो इससे जो बनने वाली आकृतियां होती है वो क्या कहलाती है? निक्षेपात्मक आकृतियां कहलाती है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा सबसे पहला जलोढ़ पंख। ये जलोढ़ पंख क्या होता है भाई? जब नदियां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से, कहां से? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से और निम्न स्थानों की ओर आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये नदियां एक विशेष प्रकार की आकृति बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। अब ये जब नदियां कई पर्वतीय क्षेत्रों से अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर आती है, लेकिन जब इनमें बहन करने की, इस अवसाद को बहन करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में क्या होती है? असमर्थ होती है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जलोढ़ पंख कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ पंख कहलाती है। अब ऐसी आगे चलकर ये जलोढ़ पंख में क्या होता है कि जल अलग अलग शाखाओं में या वितरकाओं में बटे जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जलोढ़ जो शंकु होता है, जलोढ़ शंकु एक प्रकार से कहां आकृति बनती है इसकी? यानी कि जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो किसकी आकृति बनती है? जलोढ़ पंख की आकृति बनती है। तो ये तो थी अपन की पहली आकृति। दूसरी आकृति अपन पढ़ेंगे बेटा डेल्टा। भाई डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक प्रकार से अगर अपन बात करते हैं, भाई नदियां अपने साथ में बहुत कुछ अभ्रंश पदार्थ लेकर आती हैं। उनमें अपन के मिट्टी के कण है, कंकड़ है, बजरी है, रेती है, गाद है, ये बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेकर आती है। एक समय जब ऐसा होता है कि भाई नदियां भी अपने जल को एक निश्चित जगह पर ले जाकर छोड़ती हैं, तो वो कहां ले जाती है उस जल को? समुद्र के किनारों पर। भाई समुद्र के तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जाकर कैसी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में ये अपने जो अभ्रंश पदार्थ हैं वो जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भाई जहां पर
त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। कहाँ? समुद्रों के किनारे वाले भागों पर। तो ऐसी आकृति को डेल्टा कहते हैं। इसका उदाहरण अगर अपन लेते हैं, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो अपन के सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो अपन की गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के किनारे पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र इतना सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है डेल्टा में क्या होता है, एक बार और देख लो भाई। डेल्टा में नदियों के द्वारा जो अपभ्रंश लाया जाता है वो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर एक किस प्रकार की आकृति बन जाती है, यानी त्रिभुजाकार जैसी आकृति बन जाती है, जिसमें दलदलीय क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? डेल्टा कहलाते हैं। अब ये डेल्टा कहाँ बनते हैं भाई? जहां नदियों के मुहाने होते हैं। मुहाने का मतलब है जहां समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो इनको अपन डेल्टा के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें ये अपन आकृतियां पढ़ रहे हैं बेटा, निक्षेपात्मक आकृतियां, यानी कि बहते हुए जल के माध्यम से किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो पहला अपन ने पढ़ा है जलोढ़, दूसरा पढ़ा है डेल्टा, और अब अपनी तीसरा अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक बाढ़ मैदान। बाढ़ मैदान भाई नदियों के द्वारा बहुत सारे अपभ्रंश बहाकर लाए जाते हैं, और वो धीरे धीरे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से भाई निम्न स्थानों में आता है। निम्न स्थानों के आने के बाद भाई घाटियों से उतरते हुए धीमे धीमे पठारी क्षेत्रों में आकर और उनका क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है। घेरे जो गड्ढे होते हैं, गर्तनुमा आकृतियां होती हैं, उन पर आकर धीरे धीरे क्या है? जमा होता रहता है, और जमा हो जाने के बाद में एक समतल प्राय मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कंडीशन कौन सी होती है भाई? हमेशा जल उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर आता है। तो जो निम्न ढाल की ओर जो भी गड्ढे वगैरह होते हैं, गर्त होते हैं, या घेरे स्थान होते हैं, घाटियां होती हैं, वो धीरे धीरे क्या है? बढ़ती जाती है, और भरने के कारण क्या है? बाढ़ निर्मित मैदानों का निर्माण हो जाता है। जिसकी अगर अपन उदाहरण की बात करें, अपन के भारत देश में सतलज गंगा का मैदानी जो क्षेत्र है आज बिल्कुल समतल प्राय मैदानी क्षेत्र बन चुका है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बहते हुए जल के माध्यम से अनेक मैदानों का निर्माण भी होता है। उसके बाद इसमें आपके अगला पॉइंट है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध भाई प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं? जब नदियां बहुत ही तीव्र गति से बह रही होती है, क्या होता है? जब नदियां बहुत ही तीव्र गति से बह रही होती है, तो वो किनारे वाले जो भाग होते हैं, किनारे मतलब होता है जैसे नदी इस क्षेत्र में बह रही है इस प्रकार से, तो इसके जो ये किनारे वाले भाग हैं, इन पर क्या है? ऑटोमेटिक रूप से ही वे अपभ्रंश तो अपने साथ लेकर आती है, तो बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि इस प्रकार से दीवार जैसी आकृति या दीवार जैसे अवसाद यहाँ पर रह जाता है। तो उस आकृति को किसके नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जब अपन बात करते हैं तो भाई इनमें क्या होता है? एक प्रकार से जब बाढ़ें अपनी युवावस्था में होती हैं तो बहुत तीव्र गति से बहती है। उसके बाद में भाई इनमें जैसे इनका बहते हुए जल का वेग कम होता है, तो इनमें क्या है? भार वहन करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उन निश्चित क्षेत्रों में ये जल क्या है? उसके साथ जो अवसाद आता है वो किनारों पर इकट्ठा होता जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। इसमें बेटा फिर अपना अगला पॉइंट है विसर्पी रोधिका। विसर्पी
विसर्पी रोधिका। भाई विसर्पी रोधिका क्या होती है? अपन ने देखा है कि नदियां एक निश्चित आकार में तो बहती नहीं है, एक रेखीय अवस्था में नहीं बहती है, लेकिन ये क्या होता है भाई, टेढ़ी मेढ़ी चलकर, कैसी टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए चलती हुई है, तो उनके बीचों बीच में कोई इस प्रकार से तटबंध या तो कोई प्राकृतिक रूप से आ जाता है या अवसाद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो नदियां क्या है, अपने मार्ग में कैसी होती जाती है, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी ऐसा आकृति में हो जाती है, या फिर लूप जैसी आकृति बन जाती है। लूप का मतलब है जैसे अपन के हाशिए से लेते हैं, दराती से लेते हैं, इस प्रकार की आकृतियां विसर्पी रोधिका में बन जाती है। तो कहने का मतलब है, अब इसमें क्या होता है भाई, रोधिका विसर्पी रोधिका के नाम से जानी जाती है। नई रोधिकाओं ज्यादातर जो देखने को मिलती है बड़ी नदियों में, जिनका बहाव क्षेत्र क्या बहुत अधिक होता है, वहां पर इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती है। उनके बीच में कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाता है या फिर अवसाद इकट्ठा हो जाता है, तो जिनसे क्या नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विसर्पी रोधिका के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद में नदी विसर्प क्या होता है भाई, ये भी इसी का भाग है, विसर्पी रोधिका बन जाती है। फिर नदी विसर्प, भाई नदी विसर्प की कंडीशन कब आएगी? विसर्प का मतलब टेढ़ी मेढ़ी किस कारण से होती है? तो इसमें जब अपन देखते हैं नदी विसर्प में डेल्टा या मैदानी क्षेत्रों में नदियां सीधे मार्गों में तो बहती नहीं है, और ये किस प्रकार की आकृति बना लेती है, लूप जैसी। लूप का मतलब वही है कि दराती जैसी या एक आंकड़े के प्रकार की, भाई आंकड़े प्रकार की आकृति बन जाती है बहते हुए। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। अब ये बनती कहां पर है भाई, इनमें जो बनने की आकृति होती है वो अपन के जहां पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है भाई, इसके कारण होते हैं जहां मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, तटों के किनारों पर इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, जहां पर जलोढ़, एक प्रकार से तटों पर जलोढ़ की अनियमित या असंगठित जमाव होता है। अनियमित या असंगठित जमाव से तात्पर्य है कि वहां पर पार्श्वों पर ही जो किनारे वाले भाग होते हैं उन पर कोई ऐसा पदार्थ, अभ्यंश पदार्थ जो होते हैं, अवसाद होता है, वो एक निश्चित जगह पर एकत्रित होता रहता है, जिसके माध्यम से क्या है, नदी विसर्प जैसी आकृति या लूप जैसी आकृति या दराती जैसी आकृति बन जाती है। इसमें लूप भी अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। इसमें फिर बहते हुए जल में एक और काम करता है, उसे बोलते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के प्रभाव से भी हमें इस प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। तो ये तो थे अपन के नदी विसर्प। अभी इसमें एक और आकृति बनती है बेटा, उसे बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? गोखुर झील, भाई गोखुर झील का मतलब यह है कि जब नदी बहती रहती है तो नदियों के मार्ग में, भाई नदी एक सीधी अवस्था में बहती है, लेकिन किसी कारण से उसमें वक्राकार, कैसी वक्राकार आकृति में जब एक निश्चित जगह पर जल घूमने लग जाता है तो वहां पर तालाब या झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं निश्चित गर्त होता है कोई बड़ा, तो वहां गोखुर प्रकार की झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये कैसी कंडीशन में होता है? तो अपन कह सकते हैं जहां पर जल की क्षमता अधिक हो और कोई निश्चित जगह पर कोई गहरा गर्त गड्ढा होता है, तो वो जल क्या धीरे धीरे वहीं घूमता रहता है, घूमते घूमते घूमते, और वो अवसाद है जो कट के दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहां किसका निर्माण हो जाता है? एक प्रकार से गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है।
अब इसमें भाई अपवर्तन की जो गति होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं गोखुर झील का निर्माण होता है। इसमें फिर आपकी एक और स्थिति, सबसे जो लास्ट स्थिति बनती है बहते हुए जल की, उसमें अपन की बनती है बेटा लास्ट जो कंडीशन होती है गुम्फित नदी। क्या बनती है? गुम्फित नदी। भाई जब नदी की लास्ट अवस्था रहती है, क्या रहती है? सबसे लास्ट अवस्था रहती है और उसमें अवसाद ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो ऐसे उदाहरण ज्यादातर अपन के उत्तरी भारत में तराई और भावर के क्षेत्रों में हमको देखने को मिलते हैं। भाई वहां अवसाद इतना आ जाता है कि नदियों में जो बहता हुआ जल है वो हमें क्या दिखाई नहीं देता है, और वो जल कंकड़ों या पत्थरों के अंदर के भाग से क्या है वो बहता तो है, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि जल इसमें बह ही नहीं रहा। भाई ऊपर कंकड़ों की परतें होती है या रेत की परत होती है, जिसके माध्यम से पानी को अनेक सरिताओं में विभाजित हो जाता है। सरिताओं का मतलब है कि अलग अलग इस प्रकार से क्या है बहता है। तो इस प्रकार की पानी के अंतिम जो अवस्था होती है उसे गुम्फित नदी या पानी नहीं दिखाई देता है, या उसमें बहते हुए जल की कोई अवसाद अपन को दिखाई नहीं देते, तो अदृश्य नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका उदाहरण अपन के राजस्थान में जैसे घाघरा नदी है, बहुत सारे घग्गर है, ये ऐसी नदी है जहां पानी बहता है तब तो दिखती है, लेकिन वो जल अपन के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है लापता हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं सबसे लास्ट इसकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है? गुम्फित नदी होती है। तो ये हमारी जो अपन ने पढ़ी है बेटा, ये सारी जो आकृतियां जो बनती हैं वो हमारी किसके माध्यम से बनती है? निक्षेपणात्मक आकृतियां। कैसी आकृतियां? निक्षेपण। भाई बहते हुए जल के माध्यम से जो आकृतियां बनती हैं, बहते हुए जल के माध्यम से अपरदन के माध्यम से, भाई अपरदन के माध्यम अपरदनात्मक स्थितियां पड़ी थी, और फिर अपरदन के माध्यम से जो अभ्रंश पदार्थ कहीं पर भी जमा किए जाते हैं तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं? निक्षेपात्मक आकृतियां कहते हैं। तो इसमें जो बनने वाली आकृतियां अपन के जलोढ़ पंख है, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान है, प्राकृतिक तटबंध है, विसर्प रोधिका है, नदी विसर्प है, गोखुर झील है और गुम्फित नदी, ये सारे जो अपन के बिंदु है वो कौन से हैं? निक्षेपात्मक आकृतियों बनती है। तो ये बहते हुए जल के माध्यम से अपरदन के माध्यम से बनती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें अपन के सारे वो बेटा एक एक टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, एक बार अपरदनात्मक पढ़ लिया, एक बार निक्षेपात्मक पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।